अच्छा, आज हम थोड़ा स्टार्ट उसी से लेंगे जो हमारी लास्ट डिस्कशन आपके साथ हुई थी। वैसे कि RISC ये आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली दो किस्म के आर्किटेक्चर हैं हार्डवेयर के। ठीक है, ये एक फर्स्ट है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, और एक है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है कि फास्टेस्ट कोई आपके टास्क है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, स्मॉल सेट ऑफ टास्क वो परफॉर्म करनी है, तो इस आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, परफॉर्म करके जाती है। जैसे कि हमारा मोबाइल है हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो चल रही है RISC आर्किटेक्चर के ऊपर चल रही है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ज़्यादा इंटेल है, इंटेल का आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो CISS का आर्किटेक्चर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि जो IBM के जो पावर की मशीन थे, वो भी RISC की इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड परफॉर्म करी है, और आपके सोलारिस भी का आर्किटेक्चर वो भी RISC का को परफॉर्म कर रहा है। अब इनके पास कोई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती हैं IBM के, इनके लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर लेती हैं स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और वो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। इसके एग्जाम्पल इस तरह के ले सकते हैं कि हमने कोई एक कैलकुलेशन करनी है, 2+1 या वट एवर कैलकुलेशन करनी है, तो आप CISC की आर्किटेक्चर का तो ये प्रोसेस करेंगे तो वो सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगी, मगर RISC को में एग्जीक्यूट करेंगी तो ये उसी इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर देगी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स पे एग्जीक्यूट, फिर उसको उस तरह से एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो वो क्या होती है, जो सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको RISC के अंदर एग्जीक्यूट करी जाती है, तो उसका हार्डवेयर डिफरेंट है, और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन यूज करी जाती है वो आपके लिए CISC है। तो अब इसके अंदर क्या है, जो KVM है, KVM के नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। TVM को इससे कोई नहीं है कि आपको, और लाइसेंसिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं है कि आपका कोई अगर आप RISC इस्तेमाल करते हैं, अब RISC के जैसे IBM है, IBM AIs की अपनी भी वर्चुअलाइजेशन एल्पार है, तो वो अगर वो यूज़ करें तो उसमें KVM की जरूरत नहीं है। तो आपको IBM इस्तेमाल करें तो IBM के अपने टूल्स हैं एल्पार, उसको आप उसकी वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। नहीं नहीं, जो वो है वो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर नहीं है, वो ये प्रोसेसर की टाइम है, आर्म है, MIPS और स्पार्क, ये प्रोसेसर की टाइप्स हैं। ठीक है, इनको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, KVM इनको भी सपोर्ट करता है, ये KVM के ट्रांसपेरेंट है। मगर अगर आप KVM इस पे लगाते हो तो इनकी वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अलग मौजूद है। ठीक है ना, जैसे कि IBM है, अगर आप IBM इस्तेमाल कर रहे हैं, IBM के ऊपर आप KVM लगाएं, तो IBM का अपना वर्चुअल है मौजूद है, तो हम IBM को वो इस्तेमाल करें। ठीक है ना। अब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, KVM अगर देखा जाए तो ज्यादातर मार्केट चल रहा है वो इंटेल बेस आर्किटेक्चर पे चल रहा है, जो इंटेल बेस है। ठीक है, AMD 64 है, ये इन वाले आर्किटेक्चर पे चल रहा है आपको KVM। अब इनके स्पार्क के इस किस्म के हार्डवेयर के लिए ऑलरेडी इनकी वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर अलग मौजूद है, तो हम इसको ले यूज करें। मगर ये हार्डवेयर है, इसको अगर आप चलाना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल करेगा। AIX ओरिकल चलता है, AIX पे चलेगा, स्पार्क पे AIX चलेगा। हाँ, सेक ऑफ लाइसेंस बिल्कुल कैच करता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ IBM के ऊपर लाइसेंसिंग करता हूँ, IBM के ऊपर लाइसेंसिंग वो भी हार्ड पार्टीशनिंग पे होती है। ठीक है, हार्ड पार्टीशनिंग पे होती है, उसमें ये होता है कि आपने IBM की पे जो एलपार बनाया, ठीक है, उसमें एलपार कहते हैं उसको, VM को IBM के अंदर आपने एलपार क्रिएट किया, उसको आपने लाइसेंस दिए, लेट्स आपने दी 4 कोर दी, तो ऑरिकल उसके सिनेरियो के अंदर 4 की 4 कोर का लाइसेंस भरेगा, उसमें 0.5 का फैक्टर नहीं लगता। इंटेल के अंदर आपको 0.5 का फैक्टर लगेगा, उसके अंदर 0.5 का फैक्टर आपको नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अगर इंटेल हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो अगर 4 कोर दिए हैं तो उसके हिसाब से 2 के लाइसेंस रिक्वायर्ड है। मगर आप IBM का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 कोर के लाइसेंस दिए हैं उसके एलपार के ऊपर, तो आपको 4 के 4 कोर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रोसेसर बेस हो जाएगा। वो जो 0.5 जो फैक्टर कैलकुलेशन है ओरेकल ने दी हुई है हर हार्डवेयर के हिसाब से, कि IBM के नहीं 0.5 कैलकुलेशन वो तो 1 है, इंटेल के नहीं है 0.5 है, बाकी तमाम के तो हार्डवेयर हैं, सोलारिस की शायद कोई होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद सोलारिस के भी 1 है। ठीक है, तो इन तमाम के तमाम हार्डवेयर के लिए ओरेकल ने अपना फैक्टर डिफाइन किया हुआ है कि उसके लिए ओरेकल लाइसेंस क्या लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये है कि अगर आप ये यूज करते हैं KVM के ऊपर, तो KVM पे कोई इम्पैक्ट नहीं। KVM तो हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया, KVM के ऊपर अगर हम कोई भी VM बनाते हैं, उस पर जो भी आप कोड डिफाइन करते हो, आपको उतने का लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, वो उस पर 0.5 फैक्टर लगाने के बाद आप वो लाइसेंस लेंगे, आपको पूरी फिजिकल मशीन का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ
ठीक है। ठीक है। देखें, ओरेकल के नहीं है इस तरीके से। ओरेकल की अपनी पॉलिसी इस मामले में ना, आपने लाइसेंस ले लिया ठीक है, मगर आपको सपोर्ट अगर लेट्स सपोज आपने नहीं ली, तो अब आपको पैच लगाना है। तो पैच आप लगाने के लिए, पैच आप डाउनलोड करोगे ओरेकल की साइट से। जब आप पैच डाउनलोड करोगे वेबसाइट, तो आपको सपोर्ट नहीं होगी, तो आप पैच भी डाउनलोड नहीं कर सकोगे। आप वही स्पेस वर्जन चलाते रहोगे। अब पैच आप कहीं और से किसी और कम्युनिटी को यूज करते हुए पैच लेकर आ जाते हो, अपने पास इंस्टॉल कर लेते हो, मगर उसकी आपके पास सपोर्ट का कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं होता है कि जो उसके जो आपने बेस मॉड्यूल इंस्टॉल किया उसके जो चेंजेस आ रही हैं आपके पास, और कल उस सपोर्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आपने वो नहीं लिए, तो ऑब्वियसली फिर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, और किसी टाइम पर अगर आपको जरूरत पड़ी। बग फिक्स भी आते हैं। बग फिक्स देखे ना आपको, और डेटाबेस की बात करता हूँ मैं। डेटाबेस के अंदर क्यूमुलेटिव पैचेस आते हैं हर 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद क्यूमुलेटिव पैचेस आते हैं। अगर लाइक मैं 19C इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो 19C का बेस रिलीज 19.3 से आया था, अब 19.25 या 25 आ गई हर बार। जो आपका आ रहा है सीपीयू PSU आ रहे हैं, उसके बाद उसकी रिलीज चेंज होती जा रही है। ठीक है। अब वो उसमें बग फिक्स हो रहे हैं ना, सिक्योरिटी पैच भी लग रहा है, बग फिक्स भी हो रहे हैं, सिर्फ सिक्योरिटी पैचेस नहीं है, बग फिक्स भी। कोई इशू है, आपको डेटा पंप लगाने में कोई इशू आ रहा है, आरमेन के अंदर कोई बग है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो किसी और क्लाइंट के पास हिट हुआ, तो उसके बग फिक्सेस भी आपको उस आपके पैच सेट में मिल रहे हैं। अब आपको शायद किसी एक टाइम के ऊपर आपके इन्वायरमेंट के ऊपर 10 साल से चला रहे हैं, आपको कोई इशू हुआ है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि यस, अब आपको कोई नया ओएस अपडेट करना पड़ गया, ठीक है ना। देखें, डिपेंडेंसी कई किस्म की होती है ना। अब आप लिनक्स पे चला रहे हैं, लिनक्स 6 पे चला रहे हैं, लिनक्स 6 की सपोर्ट खत्म हो गई, अब आप तो वही आप 12C चला रहे हैं, अब लिनक्स 6 आपको अपडेट करना पड़ गया। अगर आपने लिनक्स 6 अपडेट कर दिया, अब आपका वो जो डेटाबेस था वो सपोर्टेबल नहीं है लिनक्स 7 का, तो फिर आपको वो भी 7 अपडेट करना है। तो हर चीज अपने पास डिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी मौजूद है, क्योंकि आपको सपोर्ट अगर नहीं लेते हैं लेट्स सपोज, तो फिर वो सपोर्ट, ओरेकल की जो पॉलिसी हुई है, लेट्स सपोज सपोर्ट अगर आप 3 साल तक सपोर्ट आपने नहीं लिए, तो जब भी आप सपोर्ट रिन्यूअल करवाएंगे, पूरे आपका आपने गैप देना पड़ेगा, पे भी करना पड़ता है वो, है ना, वो एक उनका है। मगर उसके अंदर भी अब वो बात होती है कि जो आपके जो अकाउंट मैनेजर जिससे आप डील हो रही है, उसके अंदर नेगोशिएशन ओरेकल करता है, कर लेता है। अपने कस्टमर को कस्टमर बनाना है, तो वो कोई नेगोशिएट कर सकता है आपके साथ ना, कि हाँ जी ठीक है, कोई मतलब आप बता सकते हैं कि हमने आपको कोई सपोर्ट नहीं ली, हमने कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया आपका कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो आप उस पर कोई, इस पे हमको डिस्काउंट है, तो वो चीज़ ओरेकल कर सकता है आपके साथ में। मगर जो उनकी पॉलिसी है वो तो पूरी आपने करना पड़ेगी। ठीक है। तो ये था उसका। कवर होगा, वो भी कवर करेगा। देने ही पड़ेंगे, लाइसेंस तो आपको होंगे। बोल। तो अब ये है कि आप आईबीएम के, अगर आपने अगर लेना है, आप आईबीएम का अपना हाइपरवाइजर मौजूद है, तो आप आईबीएम का हाइपरवाइजर यूज इस्तेमाल करें एल पार के लिए। हाँ बस सही है। बस सही। इन नहीं मिले।
हम्म। ठीक है। देखिए इसमें होती है हार्ड पार्टीशनिंग, एक होती है सॉफ्ट पार्टीशनिंग, हार्ड पार्टीशनिंग है। के नहीं, केवीएम जो आपको ना, केवीएम पे अगर आपने सपोज आपने कोड दिया है ना, आपने अगर 4 कोड दिए हैं, वो आपको 4 और ओरिकल उसको उतने का लाइसेंस कंप्यूट करेगा। वीएम वेयर करेंगे ना। फिजिकल, जी वो आपको वीएम वेयर से, वीएम वेयर है वही अगर। नहीं देखें, ओरिकल मस्ट में एक अगर देखा जाए ना, बात थोड़ी सी ना लॉजिकल सही भी है ना। अब आपकी एक मशीन लेट सपोज 20 कोर की मशीन है, आप एक 20 कोर की मशीन पे आप कोई वीएम चला रहे हैं, उसको आपने 15 कोर दे दिए। अब आपकी एक मशीन थी, ओरेकल चल रहा था, आपने एक 30 कोर की मशीन है, वही उठा के आप किसी 30 कोर की मशीन पे ले गए। ठीक है, वहां जाके आपने उसको 20 कोर कर दिए। ठीक है ना, लेकिन आप वेरिएशन कर रहे हैं, एक मतलब आप 15 कोर इस्तेमाल करें, एक जब 20 कोर। अब आप कहते हैं मैं, मेरी बेस मशीन 15 कोर थी, मैंने कुछ टाइम के लिए 20 कोर पे लेकर आया था, अब मैं दोबारा 15 कोर पे ले, मगर आपने 5 कोर एक्स्ट्रा इस्तेमाल करे तो है ना। ठीक है ना, तो ओरेकल की यही बात है कि वो आपने 5 कोर इस्तेमाल टेम्पररी किए हैं, 2 मिनट के नहीं किए हैं, 10 मिनट के नहीं किए, आपने किए तो है। तो वो ये कहता है कि मैक्सिमम आप फिर अपनी जो है ना लाइसेंसिंग कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आए। हाँ हाँ, ओबियसली बात है। हाँ नहीं बस यही है इसका, जो सीआईएस का आर्किटेक्चर था वो ये इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा, अब केवीएम जो हमारा था टॉपिक, बेसिकली क्या है जो हम करने जा रहे हैं, अब उसके लिए बेसिकली क्या करता है केवीएम, क्या कर रहा है हमारी होस्ट को, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को, हमारे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहा है। ठीक है, अब नियर टर्म परफॉर्मेंस यूटिलाइज, सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको केवीएम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, केवीएम के अंदर आप स्नैपशॉट भी बना सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ माइग्रेशन भी कर सकते हैं, डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन, फ्लेक्सिबल वीएम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप बाय द यूज ऑफ केवीएम कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ टूल्स हैं, लिव वर्ड है जो हमने डिस्कस किए थे, इसकी लाइब्रेरीज हैं, वर्ड मैनेजर है, क्यूमो है, ये मैनेजमेंट जो क्या है, क्यूमो बेसिकली क्या है, इमुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड मैनेजर क्या करना है, हमने वीएम बनानी है, स्नैपशॉट लेने हैं, वो हमने, लिव वर्ड बेसिकली लाइब्रेरी है जो कि इसकी केवीएम की, हम उसके नहीं होता। आप इनफैक्ट आपको ये भी कर सकते हैं कि इस लिव वर्ड की लाइब्रेरी की जो एपीआईज हैं, आप अपनी किसी दूसरी एप्लीकेशन को अंदर इसको एक्सपोज करा दें, वहां पे इसको वहां से यूज करते हैं, तो ये लाइब्रेरी भी एक्सपोज हो सकती है। तो उसकी एपीआईज हैं लिवर्ट की, केवीएम की, आप किसी और थर्ड पार्टी टूल के अंदर उसको यूज करें, वहां से उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ लिवर्ट के एपीआईज के थ्रू। अच्छा, ये जो हार्डवेयर है इसका, वो इंटेल वीटीओ एएमडी एक्सटेंशन एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन है आपका, ये हार्डवेयर सस्टेन करता है। ठीक है, और बाकी आता है कि पैरेलल वर्चुअलाइजेशन है, वर्च आईओ ड्राइवर। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर आपको लेट सपोज मैंने के अपनी वीएम, जो मेरी वीएम है उसमें मेरा केवीएम है, फिर मेरा जो हाइपरवाइजर है, हाइपरवाइजर के बाद मेरा आता है हार्डवेयर है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरा जो हाइपर, इसके लिए मेरा केवीएम को बाईपास करा दूं, मेरी वीएम मेरे केवीएम को बाईपास करके डायरेक्ट मेरे हाइपरवाइजर से कनेक्ट हो जाए। तो इस ड्राइवर को यूज करते हुए मेरी आईओ परफॉर्मेंस को डायरेक्टली केवीएम, मेरी जो वीएम है, केवीएम जो आ रहा है बात कर रहा है, उसको स्किप करते हुए डायरेक्ट मेरे कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ ये मेरा वर्च आईओ ड्राइवर। तो क्या मेरा एक ओवरहेड जो है वो स्किप हो जाएगा, जैसे कि हमने बात की थी हाइपरवाइजर लेवल वन, हाइपर लेवल एक वन था, एक टू था। तो इस तरीके से लेवल वन की कम्युनिकेशन में अपनी हार्डवेयर से डायरेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा आता है आपके इनेबल, आपको हाइपरवाइजर इनसाइड वर्चुअल मशीन के अंदर भी आप जो है वो हाइपरवाइजर इनेबल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ नेस्टेड, नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी वीएम वेयर में कर ही रहे हैं कि वीएम से वीएम बना रहे हैं, उसके अंदर हम केवीएम कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं।
अच्छा, फिर नोमा एक और परफॉर्मेंस को लेने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सीपीयू है, सीपीयू को ये बाइंड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके दो तीन सॉकेट्स हैं, आप कहते हैं हर सॉकेट, एक सॉकेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि उसकी अपनी लोकल मेमोरी को इस्तेमाल करे, वो दूसरी सॉकेट की दूसरी मेमोरी को, लोकल मेमोरी को इस्तेमाल करेगा, तो मैं ये बाइंडिंग भी कर सकता हूँ कि अगर मैं उसकी लोकल मेमोरी को बाइंड कर दूंगा तो अगर सेकंड उसकी सॉकेट पे किसकी लोकल मेमोरी को इस्तेमाल ना करना चाहूँ तो ये बाइंडिंग भी मैं कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे मोर परफॉर्मेंस मेरे पास गेन मिलेगा, रिजर्व कर सकते हैं सीपीयू को। मेमोरी ये सीपीयू इस मेमोरी को रिजर्व करेगा। बिल्कुल कर दो, कर सकता हूँ। अच्छा, और इसके अंदर ये भी अब इसकी जो अच्छा, इसमें ये होगा कि आपका जो केवीएम की परफॉर्मेंस डिपेंड करी है आपके सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज के ऊपर, तो आपने एलोकेशन करी है, ठीक है। और आपके इसको बेस करते हुए अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को। ये सारी की सारी जो आपने आपकी लोकल सिस्टम को जो आपने सीपीयू डिफाइन किए हैं, उनमें जो मेमोरी डिफाइन की है, आपने जो स्टोरेज लोकेट करी है, वो सारी डिपेंड करी है आपकी बेसिकली क्या है, लिनक्स पे ही है। जो लिनक्स की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो आपको ऑब्वियसली आपके केवीएम की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। अच्छा, इसमें यह भी कर सकते हैं कि आप अपने वर्चुअल सीपीयू को फिजिकल सीपीयू के साथ बाइंड भी करा सकते हैं कि मेरा ये वर्चुअल सीपीयू है, अगर लेट्स सपोज मेरे को फिजिकल कोर तीन को सॉकेट, तीन कोर हैं या चार कोर हैं, तो मैं उस कोर को, वर्चुअल कोर को आ जाता हूँ कि यार ये वर्चुअल कोर है, ये इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ बाइंड हो जाए। ये भी कर सकता हूँ फिजिकल सीपीयू, तो इससे मुझे और अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिल सकती, बाइंड कर सकते हैं। हाँ, उसको आप वर्चुअल लेवल पे भी आप आ सकते हैं, बाईपास कर देगा वो। तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें, वो चाहे इंशाल्लाह। तो इसमें अब ये भी है कि असाइन एज मोर सीपीयू फिजिकल रिसोर्स फॉर हाईली लोडेड सिस्टम, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो फिजिकल सीपीयू के साथ एक्स्ट्रा आप जो है, अगर लेट फिजिकल सीपीयू आपका 30 कोर की मशीन, आप चाहें तो उसको 25 कोर वर्चुअल दे सकते हैं, वो भी आपको इसमें प्रोविजनली मिल सकती है। तो ये क्या है, कंबाइन पिनिंग एंड ओवर कमिटेड स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। अब क्या ओवर कमिटेड आपने लगाया, पिन कर लिया, मगर आपने ओवर कमिटेड हार्डवेयर भी दे दिया और आपने सीपीयू को पिन भी करा दिया, मतलब एक सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू को आपने कह दिया ये इस फिजिकल सीपीयू के साथ पिन कर, तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे आपको मोर अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल सकती है। तो ये सारे काम इसके अंदर बाय द यूज ऑफ केवीएम के अंदर जो रिसोर्स एलोकेशन में आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था मेमोरी बैलूडिंग, ये भी कर सकते हैं। मेमोरी बैलोडिंग के अंदर क्या आप क्या, अगर आपने किसी फिजिकल अपनी रैम को, मतलब एक वीएम को आपने कोई कोर दी है, तो एक आपकी वीएम है, सेकंड वीएम को अगर फिजिकल मशीन आपकी 30 जीबी की आपकी रैम थी किसी फिजिकल, तो आपने किसी अपनी वीएम को ज़्यादा रैम रिक्वायरमेंट है, तो बलोनिंग के थ्रू आप ये रैम जो है ना, वो अगर किसी और वीएम को रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप बाय बाय द यूज ऑफ इसके थ्रू कर सकते हैं। वो क्या करेगा, जितनी रिक्वायर्ड मेमोरी होगी वो अपने पास रखेगा, किसी और वीएम को जरूरत होगी तो वो दूसरी वीएम को प्रोवाइड कर देगा। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बाय द यूज ऑफ दिस फीचर आप ये सारे काम कर सकते हैं। बाकी इसमें आता है कि डिस्क टाइप केवीएम में होती है रॉ, ये एक फास्टेस्ट परफॉर्मेंस डिस्क है, ये सिंपल डिस्क है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट लाइक ये आपकी रॉ डिवाइस होती है ना, आपने लेट्स सपोज आपने एक डिस्क क्रिएट करी और डिस्क को फॉर्मेट नहीं किया, फॉर्मेट नहीं किया मतलब पार्टीशन नहीं बनाया, तो जस्ट लाइक ये इस तरह की वो डिस्क है, ठीक है। तो आप रॉ डिस्क भी बना सकते हैं, मगर ये फास्टेस्ट डिस्क है, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। वो तो ये रॉ डिस्क जस्ट लाइक उस टाइप की डिस्क है। जी, एग्जैक्टली exactly. तो ये एग्जैक्टली exactly. तो ये वो डिस्क, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके अंदर जो है ना, स्नैपशॉट नहीं, अगर आपने स्नैपशॉट बनाना है तो अगर ये आपने ये रॉ डिस्क इस्तेमाल किए तो आप इसमें स्नैपशॉट नहीं बना सकते,
कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो थिन प्रोविजनिंग जो है स्पेस एफिशिएंसी को, वो भी इस डिस्क के अंदर आप मेंटेन नहीं कर सकते। दूसरी जो ये है कि क्यू कॉफसी, इस डिस्क के अंदर हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपैरिजन भी करते हैं। थिन प्रोविजनिंग क्या है, स्पेस एफिशिएंसी है कि आप जितनी रिक्वायर्ड स्पेस है उतनी ही बढ़े, तो इस डिस्क में हम ये सारे काम कर सकते हैं। वो यही आया थी कि एलवीएम बेस्ड स्टोरेज। अब आपका ये भी है कि आपने अपने ओएस लेवल पे एलवीएम बना लिया, एलवीएम बनाया ओएस लेवल के ऊपर, स्टोरेज लेवल, वो एलवीएम भी आप केवीएम में यूज कर सकते हैं। अब एलवीएम को एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपने जो ये नहीं, आपको लिनक्स पे आपने लॉजिकल वॉल्यूम बनाया, वो है लिनक्स का लॉजिकल वॉल्यूम, आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टोरेज में आती है थिन प्रोविजनिंग आती है, ओनली नीड, जब आपका जितना रिक्वायर्ड होगा, जितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा उतना ही उसको आगे बढ़ा। और फिर आता है रेगुलर मॉनिटरिंग इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, जो आपने मॉनिटरिंग स्टोरेज की करते रहें तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अच्छा, ये आया था कि सीपीयू मैनेजमेंट, केवीएम के अंदर आप सीपीयू मैनेजमेंट किस तरह कहते हैं कि आपका ईच सीपीयू एलोकेट इंश्योर बैलेंस वर्चुअल एंड प्रिजर्व द रिसोर्स एलोकेट। आपका जितने भी आपके सीपीयू हैं आपकी परफॉर्मेंस को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आप रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स की कंटेंशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। आप डिफाइन नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयू ईच मशीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्चुअल सीपीयू डिफाइन कर सकते हैं। एंड प्रॉपर व्यू एलोकेशन एनहांस द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी करते हैं। अब इसकी अपनी टूल से आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यूज वर्ड्स, इसके अंदर जो आपको मैंने बताया वर्चुअल सीपीयू को फिजिकल सीपीयू के साथ बाइंड करवा सकते हैं, ये वही चीज उसके बारे में बता रहा है कि हम यहाँ से आके उसको बाइंड करा सकते हैं वर्चुअल कोर को और आपके फिजिकल कोर पर बाय द यूज ऑफ दिस वर्ड्स वी सी यू पिन। इस कमांड के थ्रू हम क्या है इसको बाइंड करवा सकते हैं अपने वर्चुअल सीपीयू को अपने फिजिकल सीपीयू से। अगर आपने इसको चेक करना है कि आपके वर्ड टॉप ने कौन सी वीएम कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रही है, तो वर्ड टॉप की कमांड से हम वो सीपीयू चेक कर सकते हैं। और बाकी ये है कि आपके ओवर कमिटेड रिसोर्स भी आप उसको आइडेंटिफाई करें कि ओवर कमिटेड कोई रिसोर्स तो आपने जो है ना डिफाइन नहीं की हुई है। अच्छा, ये एक सीपीयू लोकेशन जो हमने कल भी देखी थी, ये बेसिकली अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये वही काम है कि आप जब वीएम बना रहे हैं तो सीपीयू लोकेशन जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एक सबसे ऑप्शन आ रहा है, मॉडल में आता है होस्ट पैरेलल थ्रू, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके होस्ट जो सीपीयू को आपके वर्चुअल सीपीयू को जो हाइपरवाइजर को बाईपास करके डायरेक्टली आपकी फिजिकल कोर की सीपीयू को इस्तेमाल करें, तो वो हाइपरवाइजर बाईपास हो जाएगा, डायरेक्टली आपकी फिजिकल कोर की मशीन के सीपीयू इस्तेमाल होते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, और होस्ट सीपीयू को आप चाहते हैं वो इस्तेमाल करें तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसको बाईपास करना चाहें तो बाईपास भी करवा सकते हैं। ये मॉडल दिए हुए हैं आपको सीपीयू के लिए। एट टाइम ऑफ वीएम क्रिएशन ये हम डिफाइन कर सकते हैं। जो आपने ऊपर कोड दिए हैं आपको वही काउंट होगा, मगर वो आप वही कोड दिए हैं, मगर वो डायरेक्टली आपके फिजिकल सीपीयू के साथ बाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लाइसेंसिंग देखें हमने डिफाइन किया ना, अब वी मैक्सिमम, अब मैक्सिमम मैंने दो डिफाइन कर दिए, लाइसेंसिंग मैं उस पर करूंगा। अब वो, अब अंडरलाइन वो कनेक्ट कैसे हो रहा है वो मेरा कंसर्न नहीं है। अब केवी में फायदा देखें, ये ओरेकल आपको सपोर्ट दे रहा है ना। अब ओरेकल की खुद की प्रोडक्ट है तो ओरेकल ओब्वियसली करेगा, सपोर्ट करे। अब ये कुछ चीजें हैं डिस्प्यूट ओरेकल के मामले के अंदर। ओरेकल अपनी ओवीएम की मशीन से ओवीएम है आप यूज करते हैं, तो ओरेकल उसमें भी यही कहता है, जो ओवीएम की मशीन पे आपने जो सीपीयू डिफाइन किया ओरेकल उसको मानता है, मगर यही बात वो वीएमवेयर के मामले में नहीं मानता, क्योंकि खुद की प्रोडक्ट ओरेकल की, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें हैं ओरेकल के मामले में।
मगर कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। नहीं नहीं। तो ये अभी जो मैंने आपको ये बेसिकली क्या है, आपको मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों अभी लास्ट ये ऑप्शन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो डायनेमिक ब्लोनिंग और एडजस्ट करती है कि रन टाइम के ऊपर भी आपको मेमोरी हो जाएगी, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और नो मोर नोड असाइनमेंट की मेमोरी को आप क्लोज कर दें, वर्चुअल सीपीयू को आप मेमोरी के साथ बाइंड करें, तो ये भी कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है, अवॉइड ओवर कमिटेड जो है आप वो, और इंश्योर के स्वैप जो जितनी भी स्वैप है वो आपकी एग्जॉस्ट ना हो। तो ओवर कमिटेड किसी किस्म की कोई आप जो है ना रिसोर्स असाइन ना करें, ठीक है। और बेस्ट में आता है सी को, जो बेसिकली इसका फीचर है रिच फॉर्मेट सब बड़ी फीचर है, तो हम ये फीचर इसमें इस्तेमाल करें। रो फॉर्मेट बेसिकली मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए आपको, अगर अपनी डेटाबेस सिस्टम है आपका जहां आपको पता है वहां पे हाथ देखा डेटाबेस में आपको स्नैपशॉट बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, तो वहां पे मैं रॉ फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए मैं इस्तेमाल, जो एप्लीकेशन मशीन चल रही है मैं सी को इस्तेमाल करता हूँ अगर मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है। तो ये दोनों फॉर्मेट हैं, मगर अगर हम मुझे स्नैपशॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, डेटाबेस मशीन के ऊपर स्नैपशॉट की भी कोई जरूरत होती भी नहीं है, तो मैं वहां पे रॉ फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। देखें उसमें होगा क्या, जब आपने पूल बनाया था हमने याद है कि स्टोरेज ऐड की थी, इस स्टोरेज में आप पूल क्रिएट कर दें, एक रॉ को क्रिएट कर दें, ठीक है, दूसरा पूल आप जो आपने डिस्क क्रिएट की तो आपको वीएम पे नजर आएगी, वीएम पे नजर आएगी, वहाँ पे आप डिस्क करेंगे वो नजर आएगी, अब उस डिस्क को जो नजर आती है उसको आप डेटा के लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना, उससे डेटा का फाइल सिस्टम बना लें, एक के लिए आप ओएस का फाइल सिस्टम बना लें, तो वो तो कर सकते हैं आराम से। मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोनों आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहते हैं हाँ, जो फाइल सिस्टम है वो तो उसने स्नैपशॉट में मसला आपको करेगा, वो डिस्क फिर स्नैपशॉट का पार्ट नहीं आएगी। किसमें डिस्क फेलियर आता है? ठीक है, देखें डिस्क पे, ये अगर लेट्स वो रॉ आपने सेलेक्ट किया है, रॉ कैसे, ये रॉ, ये आपने लेट्स वो मैंने एक फिजिकल मशीन बनाई, फिजिकल मशीन के ऊपर मैंने अपनी सेंस से एक स्टोरेज ले ली, ठीक है, स्टोरेज लेके मैंने उस पर बाइंड करा लिया, अब उसके ऊपर मैंने एक फाइल सिस्टम बनाया, ठीक है, फाइल सिस्टम दैट्स बस डेटा का हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसके ऊपर जो हमने पूल क्रिएट किया था, पूल पूल क्रिएट होगा वो रॉ लेवल पे होगा, वो जो डिस्क है वो तो कुछ नहीं होगी, वो जो पूल के अंदर मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया था, जो वॉल्यूम बना रहा हूँ ये वॉल्यूम की टाइप है, ठीक है, जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ वो वॉल्यूम की टाइप में, तो वो वॉल्यूम की टाइप जस्ट लाइक ये बताना चाह रहा हूँ कि वो वॉल्यूम इस तरीके का है जस्ट लाइक आपकी फिजिकल जो आपकी रॉ डिस्क है वो उसकी टाइप इस तरीके की होगी, वो होगा वो आपका वो वॉल्यूम ही, वो डिस्क नहीं होगी कोई फिजिकल डिस्क, वो आपका वॉल्यूम होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको मेमोरी का एलोकेशन का नहीं बताया है कि मेमोरी को एलोकेट करना है, तो हम इस तरह के जीआई से एलोकेट कर सकते हैं, इंक्रीज करनी हो मेमोरी। अच्छा, अब इसमें आता है नेटवर्क का ना। इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है, वर्ड मैनेजर से बाय द यूज ऑफ नेटवर्क हम अडाप्टर, मेरा नेटवर्क अडाप्टर हमने क्या था, एक नेटवर्क अडाप्टर में ऐड करता हूँ, ठीक है, ईथरनेट 1, मैं मल्टीपल नेटवर्क अडाप्टर ऐड करता हूँ, मैं उसको मल्टीपल नेटवर्क अडाप्टर को अपनी इस केवीएन के अंदर मैनेज कर सकता हूँ, मल्टीपल किस्म के वर्चुअल नेटवर्क बाय द यूज ऑफ केवीएन बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन की मशीन के लिए ये नेटवर्क अडाप्टर इस्तेमाल हो, वो डेटाबेस के लिए ये मौजूद हो, तो बाय द यूज ऑफ नेटवर्किंग केवीएम में सारे काम कर सकता हूँ। इसमें लिववर्ड के सॉफ्टवेयर है, लिववर्ड बेसिकली यही कर रहा है, जो कि आप कर रहा है कि ब्रिज आप है बना सकते हैं, ठीक है ना, वर्ड मैनेजर की यूटिलिटी को यूज वैसे ही बना सकते हैं और सीएलआई को यूज करते ही बना सकते हैं। अदरवाइज की अपनी टूल्स हैं कि नेटवर्क की नेट लिस्ट करेंगे तो आपको जितने भी एक्टिव नेटवर्क कार्ड्स हैं ना वो नजर आ जाएंगे, और उसके आपने कोई नेटवर्क कार्ड को स्टार्ट करना है स्टॉप कर सकना है तो वो भी आप इसमें बाय द यूज ऑफ देन टूल्स को यूज करते हुए आप कर सकते हैं।
जी, VLAN ट्रंकिंग। VLAN की बात करें ना पंथ। हाँ हाँ, ट्रंकिंग नहीं, वी लैन देखें आप डिफाइन कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी। अभी आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसमें आप देख भी लीजिएगा, आपकी वो चीज़ जो आप टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं उसको नजर आ रही है, तो वो चीज़ हम डिफरेंट लैंड कार्ड्स जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, बॉन्डिंग में होता है। हाँ, इस लेवल पे देखें, बॉन्डिंग में ये है कि आपने दो लैंड कार्ड ऐड करे, ठीक है, और दो लैंड कार्ड ऐड करके उसका एक वर्चुअल बॉन्ड बना लिया, तो वो एक बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उसको आप अपनी वीएम पे डिफाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क का है, ठीक है, ये ब्रिज है, आपको नेटेड है, और ये के ड्राइवर्स आ रहे हैं, इसके जो है फॉरवर्ड मोड यहाँ पे दिखा रहा है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। ये अभी हम GUI के थ्रू देख लेते हैं किस तरीके से होगा। कौन सी वाली? गैस वीएम तो जो वीएम बनाई है मैंने ना, वो गैस वीएम, उसको गैस वीएम कहेगा वो। जो मेरे केवीएम के ऊपर जो वीएम बनाई है वो गैस वीएम है, वो इसको है वो कहेगा। ये इस तरीके से दो अपना नेटवर्क कार्ड्स में नेटवर्क जो है ना नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आता है स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट इसके अंदर भी बना सकते हैं आप बेसिकली। वही है जैसे कि आप VMware इस्तेमाल करते हैं, तो VMware के अंदर भी आप स्नैपशॉट बनाते हैं। बाय द यूज़ ऑफ KVM के अंदर भी हम जो है रन टाइम एप्लीकेशन, तो डेटाबेस चलता है, डेटा एप्लीकेशन है, डेटाबेस चल रही है, तो आपको पॉइंट इन टाइम के ऊपर आपकी जो है वो कंप्लीट स्नैपशॉट दे देगा, कैप्चर करके रख लेता है। तो बाय द यूज़ ऑफ इस स्नैपशॉट में, इसी को स्नैपशॉट को मैं बाय द कमांड लाइन भी बना सकता हूँ। इस तरह ये भी है कि ऑल्टरनेटिव कीमो इमेज के नाम से है, मैंने ये आप क्या होता है डिक्स डिक्स इमेज है ना, उसको भी आप उसका स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कीमो इमेज के थ्रू। जो आपका डिस्क का इमेज है उसका भी, मगर वो डिस्क इमेज आपका कौन सा होना चाहिए, कीमो वाला, रॉ वाला नहीं होना चाहिए, तो उसका भी स्नैपशॉट आप क्रिएट कर सकते हैं बाय द यूजर स्नैपशॉट टूल्स, जो कीमो इमेज के नाम से ऑप्शन है। और वर्स स्नैपशॉट में आपको पूरी पूरी स्नैप मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं कि आप अपना स्नैपशॉट बनाने के बाद उसको फिजिकल फाइल में सेव कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। क्लोनिंग मतलब पूरी फाइल कॉपी करके जब फाइल ना आपको पूरी आपकी मशीन का स्नैपशॉट एक फिजिकल फाइल में सेव कर देगा, तो बाय द यूज ऑफ इसमें हम ये भी कर सकते हैं। बस सिर्फ यही है कि जो क्यू का डिस्क फॉर्मेट है वो ही स्नैपशॉट सपोर्ट करता है, बाकी दूसरा ऑप्शन जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर सकते। ये इसकी इन्वायरमेंट जो है मेन्यू है यहाँ पे कि आपने स्नैपशॉट, ये क्लोनिंग के नहीं आपको दे दिया है। आप इसको क्लोन कर देंगे, इसी VM का वर्ड मैनेजर पे जाके राइट क्लिक करेंगे, क्लोन करे होगा, या आपसे पूछेगा कि आपने क्लोन जो डिस्क नहीं बनानी है उसकी पाथ क्या होना चाहिए है, ठीक है। वो पाथ सेलेक्ट कर देने के बाद आपकी क्या होगा, एज इट इज़ उसकी क्लोनिंग जो है वो पूरी मशीन मशीन क्लोनिंग आपकी बन जाएगी। तो एज इट इज़ अगर लेट्स सपोज आपकी कोई एप्लीकेशन मशीन चल रही है, उसको राइट क्लिक करें क्लोन बनाए, तो उसको आप क्लोन भी बना सकते हैं आराम से, पूरी एग्जैक्ट कॉपी होगी क्लोनिंग के अंदर आपको। ये भी है, आप VM बंद कर लें, कॉपी करके किसी और जगह ले जाएं, इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, इसको इंपोर्ट आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपने VM बंद करें और जो इसकी फाइल है वो कॉपी करके किसी और फोल्डर में रख लें, या किसी और मशीन पे ले जाएं, वहाँ पे ले आकर इसको इंपोर्ट कर लें, तो वो पूरी पूरी VM यहाँ से जो ब्लैक मैप माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो इंपोर्ट भी हो जाएगी आपके पास है। VMware, अच्छा ये मशीन VMware पे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके टूल्स हैं कन्वर्ट करने के, वो को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो कन्वर्ट है सी को।
हाँ वो कन्वर्ट होके आएगा, कन्वर्ट होके आएगा VMware के। आपने करना है OVM, तो आपसे ट्राई किया, इसका भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, टूल ट्यूटोरियल है। वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होके फिर आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। VMX की फाइल होती, VM, हाँ VMX की फाइल बनती है आपकी ना। तो VMware में VMX की फाइल बनती है, और VMX की फाइल को कन्वर्ट करेंगे आपको, सी का होगा फॉर्मेट के अंदर। वो दिखा देता हूँ, ये बेसिकली यूटिलिटी है। must be विंडोज पी क्यों नहीं आ रहा, डुप्लीकेट विंडो, कनेक्ट तो है। अरे यस, ये है, ये वाली टू ना, वर्ड V2V, ये VMX की फाइल को कन्वर्ट कर देगी, आपके इस फोल्डर के अंदर ले जाएगी। जी कमांड के थ्रू करेंगे, नहीं जियो इंटरफेस नहीं होगा, ये कमांड के थ्रू होगा। और यहाँ कन्वर्ट कर देंगे इसको। OVM की भी होगी, OVM की कमांड इस वक्त है नहीं, तो OVM की भी इस तरह से मिल जाएगी आपको। अब हो जाएगा, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है छोड़ दे, मैं करता हूँ। तो ये यहाँ पे है कि किस तरह काम करेगा क्लोनिंग, क्या है बेसिकली एक नई यूआईडी बना देगा आपकी, यूनिक मैक एड्रेस के हिसाब से रखते हुए। और इसको वर्ड क्लोन की टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड लाइन को भी कर सकते हैं इसको, और वर्ड मैनेजर आपको जीयूआई भी दे देगा। तो डिप्लॉइंग आपने टेस्ट मशीन पर डिप्लॉय करना है, या आपने क्रिएट अ मल्टीपल एडेकर VM बनानी है, तो उसके लिए आपका यूज़ केसेस हैं, आप इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ये आपको बेसिकली क्या है, किस तरह का आप क्लोनिंग का जो है कमांड लिखी हुई है आपके सामने। ये मशीन है, आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा, ये अब आती है लाइफ माइग्रेशन है। लाइफ माइग्रेशन में ये होता है कि आपको रनिंग वीएम को किसी दूसरी रिमोट मूव करना है किसी और होस्ट के अंदर, आप ये भी कर सकते हैं विदाउट नोटिसेबल डाउन टाइम। ठीक है ना, एक मिनिमम डाउन टाइम होगा इसलिए यहाँ पे सिर्फ वो एक तो वो आप मूव कर सकते हैं, सिर्फ मिनिमम डाउन टाइम होता है। वो यहाँ से एक वीएम को जब पे अटैच करेगा तो वो आप ये कर सकते हैं। जब आपने कोई अपडेट या मेंटेनेंस की टास्क करनी है किसी होस्ट मशीन के ऊपर तो आप ये काम यूज ऑफ लाइव माइग्रेशन के लिए प्लानिंग आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शेयर डिस्क मतलब कि एन एफ एस बी ए आई एस आई एस एन एक्सेसिबल बोथ होस्ट के ऊपर जो है ना आपकी जो है ना ये डिस्क होनी चाहिए। और आपके जो सीपीयू हैं आइडेंटिकल होने चाहिए हैं दोनों हाइपरवाइजर लेवल के ऊपर जहाँ से आप माइग्रेशन। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक आप मूव करेंगे। देखिए देखें, अगर आप बैलेंस वर्कलोड की बात करें, हाँ देखें जितना भी होगा ना वो खुद ही बैलेंस करेगा ना। बैलेंस करेगा मतलब अपलोड आपकी अगर दूसरी म्यूज की। हाँ हाँ हाँ, वो खुद ही उसको मूव करेगा, वो आपके नहीं हुआ नहीं है, वो खुद ही इस लाइव माइग्रेशन का पार्ट होगी। मगर उसमें आपने जो ख्याल रखना है इस पर जो लिखा है ना सीपीयू आर्किटेक्चर, ये वो आपने इसका ख्याल रखना है कि वो इस सेकंड मशीन पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे सीपीयू आर्किटेक्चर जो है आपका वो, हाँ लेके जा रहे हैं तो वो आपको सीपीयू आर्किटेक्चर जो है वो आपका जो है नहीं, ऐसा ना हो कि आप लेट्स यहाँ 15 कोर है, सेकंड वाले लेके आ रहे हैं वो सीपीयू आर्किटेक्चर 5 कोर की मशीन है। नहीं नहीं, सीपीयू की बात है जो आपका, हाँ ये एक ये भी है। और ये आपके जो हार्डवेयर लेवल पे जो आपके मूव है ना, जो आपने जितनी कोर है वो भी अभी उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं। हाँ। हम्म। चले जाएंगे बिल्कुल। मगर उसमें भी ये होगा कि लेट्स सपोज अगर उस वीएम गया आपका पास पे मूव हो गया और उस सेकंड नोड के ऊपर, हाँ वो चले जाएंगे। मगर इसमें ऐसा भी होता है कि देखें आपने वो नोड ऐड करी क्लस्टर का पार्ट बना लिया मगर उसके ऊपर रिसोर्सेस नहीं है, वो वीएम वहाँ पे चलेगी तो बाकी वीएम को डिस्टर्ब करेगी आगे आगे। बाकी जो आपकी वीएम चल रही हैं वो उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। हाँ बस वो ये होगा जो एक्चुअल ज़्यादातर होता था जैसे बाकी टेलनॉर वगैरह में था, वहाँ पे इन सब की चीज़ें होती थी कभी कभी कि एकदम से चलते चलते कोई ना वीएम सेकंड एप्लीकेशन की मशीन की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती थी। तो दो तीन एक मतलब हमने पता चला कि परफॉर्मेंस के इशू आ रहे थे एप्लीकेशन लेवल पे, तो मैंने पता कि यार हमने डेटाबेस अपनी जाके देखा, डेटाबेस में जाकर चेक किया, डेटाबेस में कोई इशू नहीं था। मगर फिर भी आईओ के इशू आया तो फिर हमारी जो सिस्टम एडमिन की टीम तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई दूसरी मशीन थी, उसका हार्डवेयर फेलियर होता, वो मशीन इसके ऊपर आ गई है। तो फिर उन्होंने मशीन वहाँ से हटा के कहीं और ले गए। तो इस किस्म के इशूज आते हैं तो वो चीज़ों को आपने केयर करना पड़ेगी कि आपके हार्डवेयर जो आप बात है कि अगर जो भी क्लस्टर के अंदर आप हार्डवेयर इस्तेमाल करें सबके रिसोर्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। अब इसको वर्स माइग्रेट कर सकने की यही कमांड है। आप इस थ्रू इसको माइग्रेट कर सकते हैं, लाइव माइग्रेट। आप बता दें कौन सी टारगेट मशीन पे लेके जानी है और वो ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र रनिंग वीएम स्टेट मेमोरी डिवाइस कॉन्टेक्स्ट टू द टारगेट में इन द रियल टाइम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अच्छा, बैकअप्स क्या होता है? बैकअप्स का बेसिकली बैकअप एंड रीस्टोर स्ट्रेटजी, अगर हम केम की बात करें तो बैकअप एंड रीस्टोर क्या स्ट्रेटजीज होंगी कि आपको पर्पस क्या है कि हार्डवेयर फेलियर होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसके लिए आपको बैकअप रिस्टोर की हमारे पास होना चाहिए। डिजास्टर रिकवरी बैकअप आपने रिस्टोर करना है क्रिटिकल सिस्टम को नहीं है, माइग्रेशन करनी है, क्लोनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है बैकअप एंड रिस्टोर। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनानी है,
ठीक है। और कंप्लायंस और रिटेंशन, मेंटेन आर्काइव या रेगुलेटरी की कोई बिजनेस ऑडिट की रिक्वायरमेंट जनरेट करनी, तो आपके बैकअप जो है इन इन कामों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें अब आता है स्नैपशॉट बैकअप। स्नैपशॉट बैकअप ये भी कर सकते हैं कि स्नैपशॉट बैकअप में जो आपने स्नैपशॉट बनाया बताया आपको मैंने, स्नैपशॉट तो ये है कि आपने उसकी वीएम पे राइट क्लिक किया, उसका स्नैपशॉट उसने उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर एक बना लिया, स्नैपशॉट ले लिया। ये भी कर सकते हैं कि उस टाइम के स्नैपशॉट को आप उस स्नैपशॉट को डिस्क पे सेव करा लें, तो डेस्क पे भी सेव करवा सकते हैं बाय द यूज ऑफ, ये भी कमांड लाइन टूल के थ्रू आप इसको अपने डेस्क के ऊपर सेव करा सकते हैं। अदरवाइज इमेज लेवल बैकअप भी ये है कि आप अपनी मशीन को डाउन करें और उसकी जो वीएम की फाइल्स हैं वो कॉपी करके कहीं रखना है, तो आप इमेज लेवल बैकअप भी यूज कर सकते हैं। ये बैकअप की टाइप्स हैं। वैसे ये बताया यहाँ पे कि आपने किस तरीके से स्नैपशॉट बैकअप के वीएम पे लेते हैं, ये वो है। इमेज लेवल बैकअप ये सिर्फ सीपी कमांड के थ्रू आपने बैकअप ले लिया, आपने एक इमेज को किसी और जगह पे कॉपी कर लिया। इमेज कॉपी करें बेहतर जो है, जो इमेज आप वो हैं। होता क्या है इमेज, जो ये बता रहा हूँ, ये एक कंसिस्टेंट बैकअप होता है। नहीं देखें, स्नैपशॉट भी आपको उसी जगह स्नैपशॉट लेके जाएगा, ठीक है ना। और ये भी वही देखा, ये तो पूरी पूरी डिस्क आपकी लेके चले जाएगा, मगर जो स्नैपशॉट का बैकअप जो होता है वो भी बैकअप आप वो भी कर सकते हैं, मगर वो कंसिस्टेंट बैकअप नहीं होता। ये कंसिस्टेंट बैकअप होगा, वो रिस्टोर वो भी हो जाता है, मगर प्रेफरेबल ये है कि आप इमेज लेवल बैकअप लेना है आपने तो वो बैकअप लें। और बैकअप भी देखें, बात आती है, मैं अगर केवीएम की वीएम का बैकअप की बात करता हूँ, अगर मैं कोई इस पे ऊपर कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ या कोई डेटाबेस चला रहा हूँ, देखें हर चीज का एप्लीकेशन चला रहा हूँ तो एप्लीकेशन की सर्विसेज का अपना बैकअप होगा। प्रिफर मैं करूँगा कि अगर आप इमेज लेवल का बैकअप पे रिलाय कभी, जो आप वीएम के बैकअप पे कभी रिलाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी सर्विस चल रही है, उसको या तो आप बंद करें, पूरी सर्विस को बंद करें, फिर इमेज का वीएम का बैकअप लें। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में होता है इस तरीके से कि वो कहते हैं यार आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अपना वीएम का बैकअप ले लो। अब वीएम का बैकअप ले लें, या अब चले एप्लीकेशन तो समझ में आती है, बाद में बैकअप ले लूंगा, एप्लीकेशन का फिर डाउन टाइम लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन सर्विस बंद करूं, उसका बैकअप लेके चलूं। ठीक है, अब डेटाबेस का बैकअप लेना है, अब डेटाबेस का बैकअप मैं अगर एक वीएम का लेता हूं, अगर मैंने उस डेटाबेस की फाइल उसी वीएम पे कॉपी करी हुई है तो फिर तो समझ में आती है बात। अब वो होता है मेरे डेटाबेस मैंने किसी सेंस से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं डेटाबेस की वीएम का बैकअप लूँ तो वो यूजलेस है, वो किसी काम का ही नहीं है, मैं कुछ उसको रिस्टोर कर लूंगा चलेगा ही नहीं सिस्टम। और वीएम के अंदर ही अगर एप्लीकेशन का बैकअप लेके आ रहा हूँ, और मैंने बोला थी ठीक है आप बैकअप ले लो, हो सकता है कोई एक ड्राइव था जो कब साइंस से उठ के आ रहा था, वो मैं इमेज का बैकअप लूंगा तो वो तो वीएम के सिर्फ वीएम की लेवल का बैकअप ले रहा है ना, वो आपकी स्टोरेज का बैकअप थोड़ी ले रहा है। ठीक है ना, तो वो भी स्नैपशॉट लिया ना आपने। हाँ, एप्लीकेशन देखिए। हाँ, देखें आपने कोई एक आपने बैकअप लिया है स्नैपशॉट के अंदर, स्नैपशॉट तो आपने वहाँ रिस्टोर कर दिया, मगर इमेज बैकअप लिया तो वो आपकी अगर लेट्स से कोई ऐसी डिस्क थी जो आपकी सैन से उठ के आ रही थी, वो तो उसका पार्ट नहीं बनेगी ना स्नैपशॉट का। सिर्फ वीएम, हाँ बस, ये उस चीज का बैकअप है, तो इसलिए प्रेफरेबल कभी केवीएम या वीएम का बैकअप, आपने अगर कोई डिजास्टर कोई काम करना है या पैसिंग करना है तो केवीएम आप बैकअप लें, आपके इनलाइन जो सर्विसेज चल रही है ना, डेटाबेस चल रहे हैं, आप उसका बैकअप लें। डेटाबेस का आरमैन से बैकअप लें या डेटा पम्प लें, आप वो बैकअप लें, वो आपके नहीं, वो अगर आप लेट्स सपोज अगर ये चीज होती तो फिर तो वो आरमैन का ओरेकल देने की जरूरत ही नहीं थी। एप्लीकेशन के इनसाइड जो सर्विस चल रही है उसका बैकअप लें। हम्म, ठीक है, तो हो जाती है। देखें
अब आपने वही कह रहा हूँ ना, आपकी जो डेटाबेस की जो आ रही थी, नहीं उसके जो फाइल सिस्टम थे वो लोकली आपने बनाए थे, उसी के फाइल सिस्टम यूज कर, आपने एनएफएस यूज किया नहीं है, कोई किसी और जगह से उसको मैप करा के लेके नहीं आ रहे थे फाइल सिस्टम, तो फिर तो वो उसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आपने लोकल डिस्क की थी, लोकल आपने स्टोरेज बनाई थी, उसको लोकली स्टोरेज को ऐड किया था, वो तो फिर उसका पार्ट बन जाएंगे, मगर कोई ऐसी स्टोरेज आपने ऐड की हुई थी जो कि आपने रिमोटली सैन को डायरेक्टली उस पर कनेक्ट कराई हुई थी, वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे, वो बैकअप का पार्ट नहीं होंगे, जब रिस्टोर करेंगे वो चीज़ में नहीं आ रही होगी, वो फिर अटैच करना पड़ेगा आपको। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो उसकी लोकल डिस्क होगी, तो वो लोकल डिस्क तो वो बन जाएगी, वो ठीक है, वो तो कॉपी जब इमेज बनाएंगे स्नैपशॉट बनाएंगे वो तो उसकी पार्ट बन जाएगी। वो बना देता है। हम्म। नहीं ऐसा नहीं होगा ना। अब अगर लेट्स पे मैंने कोई फाइल सिस्टम माउंट करवाया हुआ है एनएफएस से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एनएफएस से फाइल सिस्टम माउंट कराया हुआ है, लेट्स पे किसी पर्टिकुलर आईपी में मौजूद है, वो मेरे ओएस पे आके यहाँ पे माउंट किया हुआ है, जस्ट लाइक ए शॉर्टकट मुझे दिखा रहा है, वो शॉर्टकट होगा। आप जब उसका आपने बैकअप ले लिया ओएस का, अब रिस्टोर करोगे तो वो जो आपका उसके अंदर डेटा पड़ा था वो उसने उसका बैकअप नहीं लिया होगा, वो सिर्फ ये कर देगा, जब आप रिस्टोर करो तो हो सकता है वो फाइल सिस्टम माउंट कर देगा आपका। ठीक है, उसके अंदर डेटा तो वो उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम पे पड़ा था, वो लेकर आपका बैकअप का पार्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, वो बन जाती है। बिल्कुल, खत्म होकर जितना वो रहेगा अपना उतना स्पेस आपको कंज्यूम कर रहा है। पार्ट बन सकता है। नया बन जाए। स्केजुलिंग नहीं कर सकती, स्केजुलिंग नहीं हो सकती, आप मैन्युअली करके कर सकते हैं। हम अगर ये है कि इन स्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप कोई क्रॉन पे जॉब लगा सकते हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, बनाते हो तो बस जस्ट लाइक जैसे आप कंट्रोल अपने लिनक्स को कंट्रोल कर रहे होगे, वैसे ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ये आ गई फाइल बेस। आप वही आती है कि आपने फाइल बेस बैकअप जो आपको बताया मैंने आपको, इसके लिए आप आरसिंग यूज़ कर लें या टार्क का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, बाकी जो वीम का सॉफ्टवेयर है आप उसके थ्रू भी इसको बैकअप कर लेना चाहें तो ये आप स्केजल कर सकते हैं, फाइल लेवल बैकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये वही मैं बात हूँ कि वीएम लेवल बैकअप स्ट्रेटजी रिकमेंडेड नहीं है, आप अपनी सर्विस लेवल पे बैकअप जो है वो आप ढूंढ लें। मगर ये है कि सेफ साइट एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो कि यार कल को मुझे सिर्फ वीएम का स्ट्रक्चर लोड करना है तो मैं इस बैकअप के थ्रू वो काम कर सकता हूँ। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, सही है।
अच्छा, अब हमने देख लिया था कि स्नैपशॉट तो ले लिया था हमने उसका बैकअप। ये रिस्टोर की स्ट्रेटजी है कि आपने इसको बाय द यूज ऑफ वर्ड मैनेजर जो इसकी टूल है वहाँ से भी आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट को वादी ये वर्ड ऐसा इसकी जो टूल है, ये CLI का, इसके थ्रू भी आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं अपनी स्नैपशॉट को। ठीक है, तो इमेज लेवल पे कर लेगा और फाइल लेवल अगर आपने बैकअप लिया है तो वो भी आपको बाय द यूज ऑफ जो रिस्टोर की स्ट्रेटजी में आप कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि ऑटोमेटिक बैकअप विद क्रॉन आप वहाँ से बैकअप लगा लें। ठीक है, स्टोर बैकअप ऑफ साइट मूव करें। ठीक है, रिकवरी या कोई डॉक्यूमेंट यूज बनाएं। यू यूज लाइव बैकअप फॉर दी मिनिमम रन टाइम। इन टूल्स के थ्रू आप जो है लाइव बैकअप भी यूज कर सकते हैं। तो ये बैकअप के लिए, अगर आप बैकअप जो ले रहे हैं KVM का, वो आप जिस डिस्क पे ले रहे हैं उसको आप ऑफ साइड मूव जरूर कराएं। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सी आप ऑफ साइड या उसी उसी मशीन पे बैकअप ले रहे हैं और किसी वजह से वही मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गई या करप्ट हो गई तो ऑब्वियसली आपका बैकअप भी गया और लाइव डेटाबेस सिस्टम भी चला गया। तो ये चीज़ एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के पार्ट आती हैं। बाकी ये कि बैकअप्स के लिए है कि बैकअप आप लेने हैं तो आप चीज़ें मैनुअल नहीं कर सकते। आप इसको वीकली बेस पे कोई अकाउंट पे जॉब लगा लें कि आपका वीकली बेस पे जो ना तमाम जितनी VM से एक डाउन टाइम लेने के बाद होगा वो ऑटोमेटिक चले, VM डाउन करे। और इसी वजह से आपको ये टूल दिया। मैं इनको आप अपनी किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो। आप चाहते हो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या आपने खुद अपनी कोई एप्लीकेशन बनाई है वहां से इंटीग्रेट कर सकते हो। वहां से ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये फाइल लेवल जो है ये वो CPE कमांड में है। हाँ हाँ हाँ, वो रिकवर वही वही बता रहा आपको ना, रिस्टोर फाइल लेवल विद एन OS का आपको वो भी कर सकते हैं आप। हाँ। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी के लिए इसमें है कि आपने अपनी KVM को सिक्योर करना है तो उसके लिए ये है कि जैसे आपको अनऑथराइज एक्सेस है जो कि आपके VM के ऊपर जो आपने बनाया KVM होस्ट के ऊपर है, वो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने नहीं हो। मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड है, एक तो आपका लेट्स सपोज रूट का यूज़र है और बाकी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स हैं आप उनको इसके ऊपर कनेक्ट करवाएं। मतलब ये हो कि अननेसेसरी यूज़र जो हैं वो इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ऐसी लिनक्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो कि वो आप इस पर इन्फोर्स करवाएं कि ऐसी लिनक्स जो वो आपकी लिनक्स जो होते हैं सिक्योर होगी। ठीक है, तो वो आपको ऐसी लिनक्स को डिसेबल नहीं करें, ऐसी लिनक्स को इन्फोर्स रखें ताकि ऐसी लिनक्स की जितनी भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जो लिनक्स की है वो आपके KVM पे अप्लाई होंगी। बाकी ये क्या लिनक्स का जो हाइपरवाइजर का है, कर्नल का जो आपका है जो, और वो आपके हाइपरवाइजर के पैकेजेस के वो आप अप टू डेट रखें। बाकी इसमें ये है कि देखें, अभी मैंने भी सॉल्यूशन आपके सामने की थी कि मैंने जो भी फायरवॉल थी वो जितनी भी अगर डेटाबेस की सॉल्यूशन हम करते हैं पहले जाके फायरवॉल बंद कर देते हैं। फायरवॉल ना बंद करें, आप फायरवॉल के ऊपर वो अपनी पोर्ट अलाउ कर लें, इसकी फायरवॉल को आप बंद ना करें। फायरवॉल आपकी ओपन रहे ताकि आपको कोई और अनऑथराइज एक्सेस पे वो कोई अटैक ना हो सके। बाकी SSH की ये है कि सेफ मैनेजमेंट है कि आप SSH की अथेंटिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई पासवर्ड लेस के थ्रू कोई कॉन्फ़िगर करते हैं तो पासवर्ड लेस जो आपका SSH है वो आप वो भी इनेबल कर लें तो आप इसको उससे भी सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि अब जैसे कि हम ये ऑलरेडी पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि फाइन ट्यून CPU पिनिंग करें, परफॉर्मेंस के लिए न्यूमा बैलेंसिंग करें, मेमोरी बेटर एलोकेट करें। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डेडिकेटेड स्टोरेज है, नेटवर्क बैंडविड्थ फॉर टू क्रिटिकल VMs को आप जो है डेडिकेटेड स्टोरेज दें और नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो क्रिटिकल जो है आपकी VM से उनको आपका जो डेडिकेटेड लैंड कार्ड्स हैं वो असाइन करें। वर्ड टॉप जो बताया अभी हमने आप जो डिस्कस किया, वर्ड टॉप के थ्रू आप ये भी चेक करेंगे वर्ड टॉप कितनी यूटिलाइजेशन है, आईओस्टैट चेक करते हैं, लिव वर्ड की परफॉर्मेंस की लॉग को देखते रहें कि फिर ये लिव वर्ड की परफॉर्मेंस की लॉग्स यहाँ बनती हैं और इसमें हर VM के हिसाब से ब्लॉक्स बनती हैं।
देखें, एक होता है लेट्स सपोज आपने यहाँ पे देखा है यूटिलाइजेशन सीपीयू हाई आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब वो होता है क्या, जैसे कि हम बाकी वीएम होती है सीपीयू को मेरी वीएम हाई आती है तो फिर मैं अंडर इनलाइन सर्विसेज जाके चेक करूंगा उस वीएम के अंदर जाके तो उसके अंदर कौन सी ऐसी सर्विस चल रही है जो का टॉप ज़्यादा है, तो वहां से टिक डाउन करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा ना, अगर लेट्स सपोज आप देखते हैं आपको एक वीएम है उसको आप देखते हैं सीपीयू आपको दिखा रहा था 90% जा रहा है। अब आपने देख लिया 90% सीपीयू जा रहा है तो फिर उस पर्टिकुलर वीएम के इनसाइड जाके चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज़ चल रही है जो कि वीएम का सीपीयू 90% पे लेके जा रही है। फिर वहां से अगर आपको डेटाबेस की एप्लीकेशन की मशीन चल रही है तो आपको उसके वो प्रोसेस देखें, यार ये प्रोसेस जो है ना आपका वो जो आपको सिस्टम एडमिन की टीम है या आपको डीबीए हैं वो उसको चेक करना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आपको उसकी एरर की लॉग में मिल जाएगा। वैलिडेट जो हमने शुरू में जो इंस्टॉलेशन की थी वर्ड होस्ट की होस्ट को वैलिडेट करने के लिए कि कौन कौन सी सर्विस चल रही है नहीं चल रही है, उसके लिए आप ये टूल के थ्रू इसको वैलिडेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि एड्रेस स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन एरर प्रॉम्प्टली रिड्यूस डाउन टाइम, क्योंकि अगर आपने ये सब सारी क्या है आपकी प्रोएक्टिव चीज़ें हैं कि आपको प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग अपनी जो है वो रखें अपनी लिए का अप टाइम को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो आपके लॉक्स को मेंटेन करें। न्यूमा बैलेंसिंग आपकी आती है, मेमोरी आपको एलोकेशन वो भी आपकी सीपीयू पिंग करें, वर्चुअल सीपीयू को फिजिकल सीपीयू से पिंग करें। आप उस जो हमने वर्ड आईओ के नाम से जो डिस्कस किया था कि वो ये करता है कि आपका हाइपरवाइजर को डिस्कनेक्ट करके आपको डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, वो आप उस तरीके से यूज़ करें जो आपकी क्रिटिकल मशीन्स हैं, तो आप बेटर परफॉर्मेंस जो है केवीएम के ऊपर ले सकते हैं। अलर्ट, अलर्ट भी लगा सकते हैं। ईमेल ईमेल अलर्ट नहीं, ईमेल अलर्ट नहीं, ये वो उसको फिर आपको उसके लिए अभी आपको बताऊंगा थर्ड पार्टी टूल्स इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि तो थर्ड पार्टी इसकी मॉनिटरिंग करनी की के लिए, जैसे कि नेग्यूस है, नेग्यूस जो है आप वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं तो वो अलर्टिंग उसके, मगर अदरवाइज आप अपना कोई प्री बिल्ड बना लूँ के वो उसको भी आप अलर्टिंग कर सकते हैं। या अलर्ट बनाने के लिए आप अपने ओएस लेवल के ऊपर कोई अलर्ट लगा लें, ओएस जो आप लिनक्स लेवल के ऊपर ही कोई अलर्ट लगाने की, अगर इस किस्म की आपकी एरर लॉग में किस किस्म कोई एरर आता है उस एरर को फैच करे वो आपको ईमेल कर दे, तो वो चीज़ें आपको स्क्रिप्टिंग के थ्रू करना पड़ेगी, मतलब उसके अपने को टूल नहीं है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बेसिकली ओपन सोर्स है ना, अब ओपन सोर्स के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी हमें देखना पड़ती हूँ कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। वो यही चीज़ लाइसेंस वर्जन लेते हैं तो उसमें सब चीज़ आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं ये चीज़ें आपको मिल जाती है, बैक एंड टास्क है वो आपको बनी बनाई मिल जाती है, इनमें चीज़ें में बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। ठीक है, ये इसकी लॉग्स हैं आपकी जो होती हैं वार लॉग, लिवर्ड और कीमो के फोल्डर के अंदर ये सारी लॉग्स हर वीएम के हिसाब से लॉग्स मौजूद होती हैं। हर वीएम के अंदर कोई मेमोरी में कोई इशू आ रहा है या कोई एरर आ रहा है वो वहाँ बन रही होती है। अदरवाइज आपके ओएस लेवल के ऊपर जो लॉग्स होती हैं बनती हैं आप वो भी वार लॉग मैसेजेस के अंदर वहाँ भी सारी सारी लॉग्स आती हैं। वो ओवरऑल केवीएम के बारे में वारलॉग मैसेज में दिखाया था, डी मैसेज के भी आप देख सकते हैं और वारलॉग मैसेज के अंदर भी आप अपनी वारलॉग को मॉनिटर कर सकते हैं केवीएम की परफॉर्म और केवीएम की ट्रबल शूटिंग के लिए। अच्छा, इसमें आपको हार्डनिंग आती है, होस्ट हार्डनिंग के लिए बता दिए कि आपके जितने भी मैंने आपको पीछे स्लाइड पे बताया है कि आपके केवीएम के मॉड्यूल है और रेगुलर अपडेट करते रहें। अनयूज पोर्ट हैं जो कि आपको अटैक कर सकती हैं, उन अनयूज पोर्ट को आप ब्लॉक करें, नेटवर्क लेवल पे ब्लॉक करना है या फाइबर लेवल के ऊपर उनको करें। अच्छा, एक होता है इसमें सिक्योर बूट, सिक्योर बूट आप अपने उसके ऊपर इनेबल करें। सिक्योर बूट ये है कि आपका जब ये आपका बायोस लेवल पे इनेबल करना होता है कि आपका जब आपका बायोस सिस्टम मशीन आपकी स्टार्ट होती है ना तो ऐसा ना हो कोई और कोई मतलब कोई एक एंटीवायरस कोई उस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट स्टार्ट पे लगा दे, तो आप सिक्योर बूट पे क्या होगा वो अनऑथराइज स्क्रिप्ट स्टार्ट पे लगाने से आपको वो रोकेगी। तो सिक्योर बोर्ड आपके बायोस में ऑप्शन होता है इनेबल का सिक्योर का, वहां पे जाकर सिक्योर बोर्ड को इनेबल कर दें। ये लिनक्स की ये लिनक्स की रिक्वायरमेंट है, तो लिनक्स में भी होता है जो केवीएम भी मांगता है आपको, तो सिक्योर बोर्ड आप लाजमी इनेबल करें अपने पास अपने जो केवीएम होस्ट के ऊपर। आपको फायरवॉल लगाएं, आईपी टेबल्स डिफाइन करें कि आपके इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक को करें, आइसोलेट करें वीएम नेटवर्क को वीलाइंस या ब्रिजेस के आइसोलेट कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें आपके प्रिवेंट अनऑथराइज ट्रैफिक बिटवीन गैस और होस्ट के दरमियान जो है ना, अदरवाइज इम्प्लीमेंट करें टीएलएस इंक्रिप्शन और ऑल मैडमैन एंड माइग्रेशन कनेक्शन के लिए।
ये टीएलएस के कनेक्शन जो है आपका, ये जो ओएस होते हैं, आप वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये चीज़, अब ये चीज़ें यदि भी आपकी जो ना केवीएम की आपका ओएस लेयर सिक्योर होगा तो आपका ऑब्वियसली आपका केवीएम सिक्योर होगा। ये ऐसी लिनक्स की टूल होता है कि यहीं से ही बता देगा कि आपको ऐसी लिनक्स इनेबल करना है, तो यहाँ से इसको ऐसी लिनक्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये